डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में वन भूमि कब्जा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने का दिया आदेश। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता माणिक राव कोकाटे की दोष सिद्धि पर लगाई आंशिक रोक। कोर्ट ने कहा कि कोकाटे विधायक पद पर बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में क्षेत्र अधिकार की कमियों पर जताई चिंता। कहा, क्षेत्र अधिकार की कमियों से संगठित अपराधियों का होता है फायदा। अपराध एक राज्य में होते हैं लेकिन जांच दूसरे राज्य में होती है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सोनिया राहुल को नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट फैसले को दी गई चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. उत्तराखंड में वन भूमि अतिक्रमण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। साथ ही वन विभाग को खाली भूमि का कब्जा लेने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और अधिकारी वन भूमि पर अतिक्रमण होते हुए भी देखकर मूक दर्शक बने हुए हैं। पीठ ने कहा कि स्थिति को देखते हुए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को तथ्यान्वेषी समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस समिति को स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वन भूमि पर कोई निर्माण नहीं होगा और न ही कोई तीसरा पक्ष अधिकार बनाएगा। वन विभाग को खाली भूमि का कब्जा लेने का निर्देश दिया गया है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां आवासीय घर पहले से बने हुए हैं। यह मामला उत्तराखंड में वन भूमि के अवैध कब्जे से जुड़ा है, जो एक बड़ी समस्या बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। कई क्षेत्रों में वन भूमि पर निजी कब्जे की खबरें आई हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील है। कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार और अधिकारी वन भूमि के अतिक्रमण पर रोक लगाने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। तब तक सभी गतिविधियां स्थगित रहेंगी। वन भूमि अतिक्रमण का यह मामला न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वन भूमि की सुरक्षा और संरक्षण की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही ये भी देखना होगा कि राज्य सरकार और प्रशासन इस मामले में कितनी प्रभावी कार्यवाही करते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब देखना होगा कि वन भूमि अतिक्रमण के दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल कोर्ट के आदेश से वन संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। इस केस में क्या कुछ कोर्ट में हुआ, विस्तार से बताएंगे इंडिया लीगल रिसर्चर शिवांश सिंह। शिवांश, बताइए क्या है पूरा मामला। अनीता कांडवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में कम से कम 26 एकड़ ज़मीन एक सोसाइटी को दी गई थी, जिसमें से जब उनका लिक्विडेशन हुआ तो उसके बाद उसमें से 800 कुछ एकड़ ज़मीन वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनको दिया गया था। उसके बाद कुछ प्राइवेट पार्टीज ऐसे हैं जो उस ज़मीन को कब्जा करके उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या फिर उसको थर्ड पार्टी
राइट्स में उसको डालना चाहते हैं। कोर्ट ने फटकार लगाई थी स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ के अथॉरिटीज़ को कि आप लोग दर्शक बैठे बस देख रहे थे जब ये ज़मीन आपसे ली जा रही थी। इस मामले में कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ है, सारी कंस्ट्रक्शन को रोकने का आदेश भी दिया है और कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी दूसरे पार्टीज़ को। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया गया है कि जितने भी ज़मीनें हैं उनको वापस लिया जाए और सिर्फ जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनको छोड़ के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत देते हुए उनकी दोष सिद्धि पर आंशिक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस रोक का मतलब ये नहीं होगा कि कोकाटे किसी लाभ के पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें विधायक के रूप में अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली कोकाटे की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनकी सजा तो निलंबित कर दी गई थी, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि झूठी घोषणा मात्र से किसी दस्तावेज को जालसाजी नहीं किया जा सकता है और दोष सिद्धि में एक मौलिक त्रुटि प्रतीत होती है। हालांकि खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दोष सिद्धि पर की दी गई राहत के बावजूद कोकाटे को किसी लाभ के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार माणिकराव कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 1989 से लेकर 1992 के बीच लागू एक सरकारी आवास योजना का अनुचित लाभ उठाया। अभियोजन के अनुसार कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे ने अपनी आय को 30,000 रुपए से कम दर्शाते हुए झूठे हलफनामे दाखिल किए और इस आधार पर 2 सरकारी फ्लैट हासिल कर लिए। कोकाटे को फरवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और नासिक सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए दोष सिद्धि बरकरार रखी और उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद कोकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि विधायक के रूप में अयोग्यता की आशंका को असाधारण परिस्थिति नहीं माना जा सकता और दोष सिद्धि व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर बने रहने देना जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से माणिकराव कोकाटे को विधायक पद पर बने रहने की अस्थायी राहत मिली है, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक अपील पर अंतिम फैसला भी शेष है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में क्षेत्र अधिकार की कमियों पर गंभीर चिंता जताई है, जो संगठित अपराधियों को आपराधिक न्याय प्रणाली का फायदा उठाने की अनुमति देती है। कोर्ट ने एक प्रभावी कानून तंत्र की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि अंतर राज्य जटिलताओं को दूर किया जा सके, जो केंद्रीय दंड कानून के तहत गंभीर अपराधों में अक्सर मुकदमों में बाधा डालती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि अपराध अक्सर एक राज्य में किए जाते हैं, जबकि उनकी जांच या मुकदमा एनसीआर के भीतर दूसरे राज्य में होता है, जिससे भ्रम और देरी होती है। कोर्ट ने कहा कि इससे हार्डकोर अपराधियों को फायदा होता है और यह समाज या राष्ट्र के हित में नहीं हो सकता। कोर्ट ने इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों द्वारा विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें मौजूदा कानूनी ढांचे के अधिकतम उपयोग के लिए एक प्रभावी कानून बनाने की वांछनीयता भी शामिल है। स्पेशल रिपोर्ट की स्थापना के मुद्दे पर खंडपीठ ने दर्ज किया कि दिल्ली सरकार ने 3 महीने की अवधि के भीतर स्थापित किए जाने वाले 16 स्पेशल कोर्ट्स की पहचान की है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एसटी संजय दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए और कोर्ट को अब तक हुई प्रगति से अवगत कराया। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि यह भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बार बार होने वाले खर्च के लिए दिखाई गई प्रतिबद्धता को देखते हुए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने आगे सभी स्टेक होल्डर्स को 4 हफ्तों के अंदर जरूरी कदम पूरे करने का निर्देश दिया और इस मामले को 10 फरवरी 2026 को स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाने से जुड़े मामलों की बैच में आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी और नाबालिगों के यौन शोषण पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही को मामूली विरोधाभासों या रूढ़िवादी सामाजिक धारणाओं के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह दिशा निर्देश बेंगलुरु के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी को नाबालिग लड़की की तस्करी और यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराते हुए दी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग तस्करी पीड़ितों की गवाही का आकलन करते समय अदालतों को उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कमजोरियों को समझना चाहिए। पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय और पर्याप्त रूप से पुष्ट माना जा सकता है यदि वह संवेदनशील और यथार्थपरक दृष्टिकोण से देखी जाए। नाबालिग यौन तस्करी पीड़िता को सह अपराधी नहीं माना जा सकता, बल्कि उसकी स्थिति घायल गवाह के समान होती है। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार नवंबर 2010 में एक एनजीओ की सूचना पर पुलिस ने बेंगलुरु के पीर्णिया इलाके में एक मकान पर छापा मारा और एक नाबालिग लड़की को बचाया गया, जिसे वेश्यावृत्ति के लिए रखा गया था। पीड़िता ने बयान दिया कि उसे जबरन वहां लाया गया, बंदी बनाकर रखा गया और व्यावसायिक यौन शोषण भी किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 2013 में आरोपियों को दोषी ठहराया और हाई कोर्ट ने 2025 में उनकी अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता की गवाही विश्वसनीय और पर्याप्त रूप से पुष्ट है। कोर्ट ने दोहराया कि न्यायालयों की विशेष जिम्मेदारी है कि वो बाल यौन शोषण के पीड़ितों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि खरीदार समझौते को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक बना रहता है तो बिक्री मूल्य की शेष राशि जमा करने में तय समय सीमा से कुछ देरी मात्र से विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को निष्पादित न किए जाने योग्य नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह निर्णय देते हुए कहा कि असली कसौटी ये है कि क्या वादी का आचरण अनुबंध को पूरा करने से इनकार या उसे छोड़ने का संकेत देता है। मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2004 के एक समझौते से जुड़ी है, जिसके तहत अपीलकर्ता ने 9.05 लाख रुपए में एक भूखंड खरीदने का करार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 2011 में विशिष्ट निष्पादन का डिक्री पर पारित करते हुए 2 महीने के भीतर शेष राशि जमा करने पर सेल डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया था। हालांकि प्रथम अपील में यह डिक्री पलट दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने 2016 में द्वितीय अपील में ट्रायल कोर्ट की डिक्री बहाल कर दी, बिना कोई नई समय सीमा निर्धारित किए। द्वितीय अपील के फैसले के बाद डिक्री धारक ने 4 जुलाई 2016 को निष्पादन याचिका दायर की, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित 2 महीने की अवधि समाप्त होने के लगभग 87 दिन बाद थी। इसके बाद अगस्त और दिसंबर 2016 में शेष राशि के बड़े हिस्से जमा किए गए। देनदार ने यह कहते हुए आपत्ति उठाई कि निर्धारित समय के भीतर पूरी राशि जमा न किए जाने से डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है और इसकी खरीदारी की तत्परता व इच्छा शक्ति पर सवाल उठता है। निष्पादन न्यायालय ने जनवरी 2018 में इन आपत्तियों को खारिज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने पुनर्विचार में यह कहते हुए डिक्री को निष्पादन योग्य नहीं माना और ना तो समय पर राशि जमा हुई और ना ही समय बढ़ाने का कोई आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को केवल अल्प देरी के आधार पर मृत नहीं माना जा सकता, जब तक किसी डिक्री धारक का आचरण स्पष्ट रूप से यह न दर्शाए कि उसने अपने दायित्वों को निभाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर यानी विलय सिद्धांत पर भी चर्चा करते हुए कहा कि जब अपीलीय अदालत विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को बिना किसी नई समय सीमा के बरकरार रखती है, तो ट्रायल कोर्ट की डिक्री अपीलीय निर्णय में विलय हो जाती है। ऐसे में मूल डिक्री में तय अवधि के बाद राशि जमा किए जाने के आधार पर डिक्री को निष्प्रभावी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में 27 दिनों की देरी समझौते की जड़ पर प्रहार नहीं करती और इसे घातक नहीं कहा जा सकता। परिणाम स्वरूप अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को लागू करने की कार्यवाही आगे बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार करते समय आरोपी को गिरफ्तारी की सुरक्षा नहीं दे जा सकता।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। मामले में आरोपी पर फर्जी दस्तावेज के जरिए हथियार लाइसेंस हासिल करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए जांच पूरी करने के लिए समय सीमा तय की थी और आरोपी को संज्ञान के लिए जाने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश असंगत है और निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द करने से इनकार करते समय गिरफ्तारी से सुरक्षा देना अग्रिम जमानत देने जैसा है, जो बिना सख्त कानूनी जांच के नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के लिए समय सीमा तय करना, कार्यकारी कार्यों में दखल देना और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा और गिरफ्तारी से सुरक्षा दोनों को रद्द कर दिया। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि अदालतें जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और आरोपी को दी जाने वाली सुरक्षा के लिए सख्त कानूनी मानकों का पालन करना होगा। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने की मांग की गई है। यह याचिका 814वें वार्षिक उर्स के अवसर पर दायर की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण एक शिव मंदिर को तोड़कर किया गया था और इस स्थल पर एक लंबा विवाद चल रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एस.के. कौल और न्यायमूर्ति जयमल्य बागची की पीठ ने तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, आज इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री की चादर चढ़ाने की परंपरा का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है और यह भारत की सार्वभौमता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की याचिका दायर की गई है। इससे पहले भी अजमेर कोर्ट में एक ऐसी ही याचिका दायर की जा चुकी है जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। उस याचिका में भी मांग की गई थी कि दरगाह में चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाई जाए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि चादर चढ़ाना एक पुरानी परंपरा है जिसे पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा भी निभाया जाता है। इस परंपरा को सांस्कृतिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई को अगले साल मार्च के पहले हफ्ते में तय कर दिया है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जून 2014 को एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई जिस पर निचली अदालत ने सुनवाई की और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। हालांकि मामले की जांच ईडी ने पूरी की, मामले में सबूत जुटाए, मामले में आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए। तुषार मेहता ने कहा, अगर कोई एक पेश की एफआईआर फाइल करता है तब वह ईडी के अपराध का मामला हो सकता है, लेकिन सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत कोर्ट द्वारा संज्ञान लेना या वह ईडी शिकायत का आधार नहीं हो सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या कोई ऐसा मामला लंबित है जो निजी शिकायत पर आधारित है और जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तुषार मेहता ने कहा, निचली अदालत ने बड़ी गलती की है। यह सिर्फ इसी केस की बात नहीं है बल्कि इसका असर कई दूसरे मामलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कोर्ट ने प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लिया है तो ईडी कुछ नहीं कर सकती। मेहता ने कहा, निचली अदालत ने कहा कि अगर कोर्ट ने किसी निजी शिकायत का संज्ञान लिया तो ईडी कुछ नहीं कर सकती। मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अंतिम निष्कर्ष ये है, 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील दाखिल की गई है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि प्रतिनिधि मुकदमे का मतलब क्या होता है। क्या आपको पता है रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक ही लीगल प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो एक या दो लोग कोर्ट जाकर सबकी तरफ से केस फाइल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ द सीपीसी में एक्सप्लेन्ड है।
इस रूल का मेन पर्पस ये है कि सेम इशू के लिए अलग अलग बहुत सारे केसेस फाइल ना करने पड़े। इससे टाइम, पैसा और कोर्ट का एफर्ट बचता है और पूरी कम्युनिटी के लिए एफिशिएंट जस्टिस इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में 200 रेसिडेंट्स रहते हैं और वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जो सबको अफेक्ट करती है, तो 200 लोगों को 200 केसेस फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 1 या 2 रेसिडेंट्स कोर्ट जाकर बाकी सब रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोर्ट इसे अलाउ करता है क्योंकि सबका इंटरेस्ट सेम होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गंगा विष्णु वर्सेस नथुलाल और कुमारवेलु वर्सेस रामास्वामी जैसे केसेस में कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव सूट तभी फाइल हो सकता है जब सब लोगों का इंटरेस्ट कॉमन हो और जो लोग केस फाइल कर रहे हैं वो बाकी सबके इंटरेस्ट को प्रॉपरली और ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करते हो। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव सूट को अलाउ करता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.